एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोपोली मार्केट के बारे में डिस्कशन किया था। मोनोपोली मार्केट का कांसेप्ट क्या, उसके डिफरेंट फीचर्स क्या और मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व कैसे डिटरमिन होता है। फाइन। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे एक और मार्केट फॉर्म के बारे में, दैट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट का कांसेप्ट, उसके डिफरेंट फीचर्स और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कैसे डिमांड कर्व एक्चुअली डिटरमिन होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। हमारा आज का टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स हैं, उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज व्हाट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड सेकंड वन इज व्हाट इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम थ्री सब क्लासिफिकेशंस लेते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट मोनोपोली, सेकंड वन इज व्हाट ओलिगोपोली एंड थर्ड वन इज व्हाट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, फाइन। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि कुछ ऑथर्स जो होते हैं वो यहां पर, जैसे हमने मेजरली दो क्लासिफिकेशन किए, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, वो लोग मोनोपोली को इम्परफेक्ट में ना लेते हुए अलग से एक मेजर क्लासिफिकेशन ले लेते हैं और थ्री मेजर क्लासिफिकेशन लेकर चलते हैं: परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली के पीछे उनका आर्गुमेंट ये होता है कि भाई मोनोपोली है, अकेला है, तो उसमें कंपटीशन एक्चुअली नहीं होता। ठीक है, वो भी अपनी जगह पर उनका आर्गुमेंट ठीक है। और फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली लेकर के चलते हैं। एनीवे, कहने का मीनिंग ये कि हमारे पास टोटल 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक्चुअली होते हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। अब इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में हम मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन पे डिस्कशन कर चुके थे। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, अगर आप इसके नाम पर ध्यान देंगे तो यहां पर वर्ड आता है मोनो और सेकंड आ रहा है यहां पर कंपटीशन। मोनो जो है, नाम से तो ये मोनोपोली के ज्यादा नियर लगता है, लेकिन जब आप इसके फीचर्स देखेंगे तो आपको ये परफेक्ट कंपटीशन के ज्यादा करीब लगेगा। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहां पर मोनो भी है और कंपटीशन भी है। मींस एक ऐसा मार्केट जहां पर कंपटीशन तो है, और नेचुरली जब कंपटीशन होगी तो वहां पर देयर शुड बी एटलीस्ट टू सेलर्स होना चाहिए, कम से कम 2 सेलर। 2 सेलर होंगे, जब तक 2 सेलर नहीं होंगे, मिनिमम 2 सेलर्स, तब तक कंपटीशन क्रिएट ही नहीं होगी। तो एक्चुअली यहां पर अगर कंपटीशन बोल दिया गया तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ सेलर्स 2 या 2 से ज्यादा है। ठीक है, ये अभी मैं उसके फीचर्स पर आऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक कांसेप्ट बता रहा हूं। दूसरी बात, मोनो अगर वर्ड यूज कर दिया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सब, इसका मतलब अकेला। तो इसका एक्चुअली मीनिंग ये होता है, ये ऐसा कंपटीशन है जहां पर हर प्रोड्यूसर अपने आप में, अपनी एक्टिविटी में, अपने गुड्स के अंदर, अपने गुड्स के फीचर्स के अंदर, उस गुड्स की प्राइसिंग में खुद अकेला है। मोनो मींस उसका दूसरे से कंपटीशन है, लेकिन हर बंदा अपना प्रोडक्ट की अपनी एक यूएसपी है, अपने प्रोडक्ट का अपना एक फीचर है और अपने ही प्रोडक्ट की एक प्राइसिंग। वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंगली, अपने प्रोडक्ट के ब्रांड के अकॉर्डिंगली, अपने प्रोडक्ट की रेपुटेशन के अकॉर्डिंगली क्या करता है, मार्केट में डिटरमिन करता है। यहां पर नॉन प्राइस कंपटीशन एक्चुअली होता है। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई हमारा जो राइवल है वो राइवल एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में ब्रांड इमेज क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिटरमिन करेंगे। मींस बहुत सारे सेलर्स हैं, कंपटीशन तगड़ी है, लेकिन फिर भी हर बंदा, हर प्रोड्यूसर अपने आप में अपने डिसीजंस को लेकर अकेला है। इसलिए यहां पर वर्ड मोनोपोलिस्टिक, कंपटीशन के साथ मोनोपोलिस्टिक भी वर्ड आ गया। अब हम इसके वन बाय वन फीचर्स देखते जाते हैं तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से फीचर्स इसके मोनोपोली से मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स इसके परफेक्ट कंपटीशन से मिलते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो इसका फीचर होता है वो वही सेम टू सेम होता है जो हमने किसमें पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन में, दैट इज व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and as well as sellers, buyers and what sellers। देखिए, बायर्स तो हमेशा ज्यादा ही होते हो, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बायर्स के बारे में बात नहीं करें, मार्केट है तो नेचुरली वहां पर बायर्स ज्यादा ही होंगे। यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। अब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो सर हमने परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ा था, वहां पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते, बहुत सारे होते,
यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कंपैरेटिवली कम होंगे, और मोनोपोली से तो ज्यादा ही होंगे, मोनोपोली के अंदर तो एक ही होता है, और इवन ओलिगोपोली से भी ज्यादा होते हैं। ओलिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, बहुत सारे अपने आप में सेलर्स होंगे, ठीक है। तो पहला इसके अंदर फीचर्स होगा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स, तो बहुत सारे सेलर्स होंगे और वो सेलर्स अपना अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अल्टीमेटली सेल कर रहे होंगे। इसका जो सेकंड पॉइंट है, ये अपने आप को परफेक्ट कंपटीशन से चेंज करता है, डिफरेंशिएट करता है। सेकंड इज व्हाट? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए, अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मीनिंग होगा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि कंपटीशन तो तगड़ी है, फिर मोनो कैसे? तो कंपटीशन तगड़ी, कंपटीशन के अंदर भी हर एक प्रोड्यूसर, हर एक सेलर अपने आप में अकेला है, और उसका प्रोडक्ट भी अपने आप में अकेला और यूनिक है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट किसी दूसरे से हो सकता है, कुछ फीचर्स उसके दूसरे से मिलते हो, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट के अपने फीचर्स की बेसिस पर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा और उसके प्राइस का डिटर्मिनेशन करेगा। मींस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मीनिंग होगा कि प्रोडक्ट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज डिफरेंट, ईच प्रोड्यूसर इज व्हाट? डिफरेंट। हर प्रोड्यूसर का दूसरे प्रोड्यूसर से जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, ठीक है, एक दूसरे से मैच नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जो मोबाइल हैंडसेट मार्केट है, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब अगर आप इस मोबाइल हैंडसेट मार्केट के अंदर देखें तो न मालूम कितनी कंपनीज आज हमारे सामने है, ठीक है। हम तो बहुत सारी कंपनीज के नाम भी नहीं जानते। देखा जाए तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर दूसरे दिन या हर दिन क्या होता है, एक ना एक नया हैंडसेट इंडिया के अंदर लॉन्च होता है। स्पेसिफिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईफोन, आईफोन की अपनी मोनोपोली है, हम बात कर रहे हैं अबाउट द एंड्रॉइड फोन मार्केट। तो एंड्रॉइड फोन मार्केट के अंदर अगर आप कंपनीज देखेंगे तो आप ढेर सारी कंपनीज उसके अंदर, एक कंपनी ने अपनी सिस्टर कंसर्न बना रखी है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकाल के रखे। जैसे अगर आप बात करें वन प्लस, तो वन प्लस का ही ओप्पो भी है, और वन प्लस का ही वीवो भी है, वन प्लस का ही रियलमी भी है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो लोग क्या करते हैं, अब अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनीज के नाम से सेल करते हैं। अब वो वन प्लस जो होगा, तो वन प्लस जो है वो प्रीमियम रेंज का फोन होता है। अच्छा, उसके अंदर प्रोडक्ट अपने आप में महंगा रहता है। ओप्पो का अपना एक अलग कस्टमर बेस है, वीवो के अपने अलग फीचर्स हैं, और रियलमी के अपने डिफरेंट फीचर्स हैं। इसी तरह से Xiaomi अगर हम बात करें तो Xiaomi भी अपने आप में इंडिया की एक सबसे बड़ी मोबाइल सेलिंग कंपनी है उसके अंदर, और उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अपने अपने उनका भी एक प्रोडक्ट होता है, उनका एक हर प्रोडक्ट अपना अपने, हर प्रोडक्ट का अपना अपना फीचर होता है, और उस फीचर की बेसिस पर वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। ऐसे ही हो गया सैमसंग हुआ, वैसे बहुत सारी कंपनीज। उसके अलावा हमारी इंडियन कंपनी है तो चाइनीज कंपनी। तो ये मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पर है तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, और सारे प्रोड्यूसर एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सभी मोबाइल हैंडसेट बेच रहे हैं, लेकिन हर प्रोड्यूसर का अपना प्रोडक्ट डिफरेंट है। और यही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या करता है, उनको प्राइस मेकर बनाता है। इतने तगड़े कंपटीशन के मार्केट में इतने सारे प्रोड्यूसर्स होते हुए भी वो लोग अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, अपने प्रोडक्ट के फीचर के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। फाइन, तो कहने का अच्छा, हर प्रोडक्ट की अपने अपने फीचर्स का अपना अपना डिफरेंट फीचर्स है। किसी की रैम ज्यादा है, किसी का कैमरा ज्यादा है, किसी की स्क्रीन साइज बड़ी है। एनीवे वो जो भी उसके टेक्निकल फीचर्स होते हैं हम उसकी बात करें। फाइन, तो सेकंड हमारा पॉइंट था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है दैट इज व्हाट? हाई सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपसे क्या कहा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर एक प्रोड्यूसर का अपना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है और वो उसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहा है। अब प्रोडक्ट की पहचान मार्केट के अंदर वो एक्चुअली कैसे बनाएगा, तो उसके लिए वो उसके ऊपर हाई सेलिंग कॉस्ट या हाई मार्केटिंग कॉस्ट या हाई प्रमोशनल कॉस्ट इंकर्ड करता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था परफेक्ट कंपटीशन में कि परफेक्ट कंपटीशन में जीरो सेलिंग कॉस्ट होती है। जीरो सेलिंग कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में बंदे के पास परफेक्ट नॉलेज होता है, और परफेक्ट नॉलेज होने की वजह से वो ये जानता है कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है और किस रेट पे सेल हो रहा है। तो अब अगर वो जब एक कस्टमर इस बात को जानता है तो आप क्यों उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करेंगे, क्यों उसका प्रमोशन करेंगे? लेकिन यहां मार्केट में मैंने क्या कहा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स,
जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। तो बंदा क्या होगा, जैसे आप ही आप बात करेंगे, अगर आपको कोई एक मोबाइल हैंडसेट लेना है तो आपके आसपास जिन जिन स्पेसिफिक कंपनीज है, जिन स्पेसिफिक हैंडसेट से आप अवेयर है, आप उस स्पेसिफिक हैंडसेट में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं और उसको आप क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक बायर को जो है वो उस स्पेसिफिक मार्केट का परफेक्ट नॉलेज नहीं है, और परफेक्ट नॉलेज ना होने की वजह से फिर प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नॉलेज कस्टमर को दे, और जितना ज्यादा वो नॉलेज देंगे कस्टमर उतना ज्यादा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तभी आप देखें कि मोबाइल हैंडसेट मार्केट में जमकर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगती है, जमकर सेलिंग कॉस्ट लगती है। हर कंपनी आगे रह रहकर, वीवो को देखें आप, ओप्पो को देखें, वीवो और ओप्पो तो और Xiaomi ये तो अपने आप में मार्केट में जमकर एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यही एडवर्टीजमेंट की बेसिस पर वो कस्टमर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब तक वो प्रोडक्ट का अपने जितनी ज्यादा सेलिंग कॉस्ट नहीं करेंगे तब तक कस्टमर को मालूम कैसे पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की भीड़ में ये भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। तो इस वजह से यहां पर हमारी सेलिंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई सेलिंग कॉस्ट बेसिकली होती है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन प्राइस कंपटीशन। अब ये वर्ड जो बोला मैंने, नॉन प्राइस कंपटीशन, मैंने क्या कहा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, और जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे तो नेचुरली उसके अंदर क्या होगी, कंपटीशन तो होगी, ठीक है, लेकिन वो कंपटीशन नॉन प्राइस होगी, मींस किसी को प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी आप क्या करते हैं, कुछ ऐसा हैंडसेट परचेस कर लेते हैं और उसके जो फीचर्स होते हैं, और आपने कोई मान लीजिए कोई लेट सपोज आपने कोई एक हैंडसेट परचेस किया सैमसंग का, ठीक है, अब सैमसंग के हैंडसेट कंपैरेटिवली दूसरी कंपनी से महंगे आते हैं। अब आपने एक स्पेसिफिक हैंडसेट परचेस कर लिया और उसकी प्राइस थी ₹30,000, ठीक है। मैं आपको सेम टू सेम हैंडसेट किसी दूसरी कंपनी का दिखाता हूं और मैंने कहा कि भाई देखो यही फीचर्स और बल्कि इससे 2 4 5 फीचर ज्यादा ही होंगे, वो मार्केट में अवेलेबल है ₹20,000। ठीक, तो ये क्या है कि जबकि ये 10,000 रुपए महंगा है, उसके बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, इसको परचेस कर रहे हैं। मींस यहां पर प्राइस का कुछ नहीं है, यहां पर आपके साथ ब्रांड लॉयल्टी चलेगी, आपका कितना प्रमोशन होता है, मार्केटिंग कितना होगा, आपका ब्रांड की इमेज एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्राइसिंग क्या, इन की बेसिस के ऊपर क्या होता है, अल्टीमेटली मार्केट में प्रोडक्ट सोल्ड होता है। अब आप बोलेंगे भाई मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट पसंद नहीं, मेरे लिए तो यही बेटर है। क्यों? क्योंकि इसकी एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट ने अपना जो काम था वो आपके ऊपर कर दिया, वो इंप्रेशन जमा दिया, और उस इंप्रेशन की वजह से आपने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेस कर लिया, उससे सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सस्ते में अवेलेबल था। कहने का अल्टीमेटली मीनिंग होता है कि यहां पर कंपटीशन तो है, हर प्रोड्यूसर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो प्राइस के साथ भी कोई कंसिडरेशन नहीं करता। नॉन प्राइस कंपटीशन है, सेम टू सेम प्रोडक्ट आपको सस्ता भी मिल जाएगा और उसी टाइप का प्रोडक्ट आपको महंगा भी मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि यहां पर अब देखिए वो कॉस्ट का तो अपना अपना सबका उसके अंदर, जैसे अगर हम बात करें कि सैमसंग के प्रोडक्ट महंगे हैं, वन प्लस के प्रोडक्ट महंगे, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। और आप बोल सकते हैं कि भाई इसके पीछे क्या रीजन है, इतना हाई रिजोल्यूशन का कैमरा तो मेरे दूसरे रेडमी या Xiaomi के फोन के अंदर भी अल्टीमेटली मिल जाता है। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर प्राइसिंग का कोई फैक्टर नहीं, जैसे आपके हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था कि वहां पर प्राइस की कंपटीशन होती है। अगर आपने अपने, क्योंकि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट में अगर आपने 1-2 रुपया भी इंक्रीज किया तो आपके सारे के सारे कस्टमर क्या होंगे, दूसरे सेलर के पास में भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्राइस को बढ़ा दिया। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर मैंने क्या वर्ड क्या रहा है, मोनोपोलिस्टिक। आप इसकी हेडिंग दे, इतने भारी कंपटीशन के अंदर भी हर बंदा अपने आप में अकेला है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली यूनिक है, उसकी प्राइसेस उसके अकॉर्डिंगली यूनिक है, और हर प्रोडक्ट का एक कस्टमर बेस है, और उस कस्टमर बेस को वो क्या करता है, फॉलो करके अल्टीमेटली चलता है। इसमें फिफ्थ पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। अब ये तो सेम टू सेम किसके, परफेक्ट कंपटीशन जैसा फीचर हो गया। देखिए, मेजॉरिटी मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर एंट्री का और एग्जिट का फ्रीडम होती है। कुछ ऐसे मार्केट हो सकते हैं जहां पर शायद किसी की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बट स्टिल मेजॉरिटी के अंदर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मीनिंग होता है जब चाहे कोई फर्म इस मार्केट के अंदर एंटर हो सकती है। जैसे हमारे मोबाइल फोन मार्केट, हैंडसेट मार्केट के अंदर आए दिन कोई ना कोई नई कंपनीज क्या होती है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती रहती है, और फिर लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, या फिर हो सकता है कि वो प्रोडक्ट चले ही ना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी पुरानी जो क्या हो गई, बंद हो गई। जैसे HTC करके एक मोबाइल फोन आया करता था, आज इंडिया के अंदर उसका नाम भी नहीं है, बिकती भी नहीं है। और
दूसरी नई नई कंपनीज आ गई, चाइनीज कंपनीज, जो क्या कर रही है अपने मोबाइल हैंडसेट को अल्टीमेटली मार्केट में सेल कर रही है। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, और इसी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट से आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो डिटरमिन होती है। बाय चांस, अगर बाय चांस फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो उस कंडीशन में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी। परफेक्टली इलास्टिक क्यों होगी? परफेक्टली इलास्टिक कब होती है? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा हो। मींस प्राइस थोड़ी सी चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। तो परफेक्ट फ्री एंट्री होगी तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे तो हर कोई कट थ्रोट कंपटीशन में लगता होगा। आपको लगा कि भाई ये प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा कर दिया, नहीं परचेस करना, इसके कॉम्पिटिटर का दूसरा प्रोडक्ट मैं अल्टीमेटली परचेस कर लेता हूं, उसकी प्राइस कंपैरेटिवली क्या है, इससे कम है। तो ये ऐसा होगा। और अगर बाय चांस अगर कोई एंट्री के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी बाय चांस अगर मान लीजिए, तो उस कंडीशन में मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड बेसिकली उसके अंदर चलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल अल्टीमेटली नहीं होंगे। बट मोनोपोलिस्टिक का एक फीचर है, यूजुअली फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है। मींस यहां पर जब चाहे कोई भी सेलर इस मार्केट के अंदर एंटर कर सकता है और जब चाहे वो इस स्पेसिफिक मार्केट को छोड़ करके जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज का मैंने आपको, अच्छा ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट नॉलेज होता है, और स्पेसिफिकली नॉलेज हम सेलर की बात नहीं करते, हम बायर की बात करते हैं। बायर को मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, और मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है कि कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है और किस रेट के ऊपर एक्चुअली अवेलेबल है। यहां पर लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज का मीनिंग होगा कि जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी बायर्स हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। हम ही देख लीजिए, जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, अगर आपको मोबाइल परचेस करना है तो आप सारे मोबाइल नहीं ढूंढेंगे। आपको नॉलेज ही नहीं है कि भाई कौन सी कंपनी ने कौन सा कितने टाइप के मॉडल्स एक्चुअली लॉन्च करके रखे हैं। एक एक कंपनी एक एक फोन के 4-4 5-5 मॉडल्स निकालती है, तो आपको यही नहीं पता कि भाई कौन सी कंपनी ने कितने मॉडल्स एक्चुअली लॉन्च करके रखे। आपके आसपास जो भी 2-4-5 मॉडल होंगे जो आपके नोन होंगे, अवेयर्ड होंगे, या जिसका आपने कहीं एडवर्टीजमेंट देखा होगा या सुना होगा या प्रिंट मीडिया के अंदर देखा होगा, उसी के आसपास का आप क्या करेंगे, एक मोबाइल फोन परचेस कर लेंगे। आपको नॉलेज नहीं होगा। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपको एक मोबाइल परचेस करके लाते हैं और उस मोबाइल को परचेस करके लाने के बाद में कोई दूसरा बोलता है यार यही सेम टू सेम मॉडल, इसी सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन का देखिए मोबाइल है, ये अपने आप में सस्ता है, या इसके अंदर थोड़े से ज्यादा फीचर्स और प्राइस अल्टीमेटली कम है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है, आप मार्केट के बारे में एक्चुअली नहीं जानते। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर होती है। कम टू द 7.7 होता है लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी का मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी बताया था, और ये मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। किसकी होती है ये? अल्टीमेटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं परफेक्टली मोबाइल होते हैं। परफेक्टली मोबाइल मींस कि भाई जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेम है, मार्केट के अंदर चलने वाला रेट सेम है, तो नेचुरली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइसिंग भी सेम होगी। हर प्रोड्यूसर सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए सेम प्राइस देगा, सेम रेंट पे करेगा, सेम वर्कर को लेबर पे करेगा, कोई भी वर्कर को लेबर बढ़ा करके नहीं देगा। मींस अगर वर्कर एक्स के साथ में सेटिस्फाइड नहीं है अदर देन प्राइस से, तो वो क्या करे, वाई के साथ में चला जाए, प्राइस उसको सेम मिल जाएगी। लेकिन यहां पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती। यहां पर बंदे को उसकी क्वालिफिकेशन, उसके स्किल सेट्स और उसकी जो फीचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट किया जाता है। अगर बंदा ज्यादा क्वालिफाइड दिखेगा, ज्यादा स्किलफुल दिखेगा, तो क्या करेगा, दूसरा कोई प्रोड्यूसर उसको ज्यादा पैसे देकर के अपनी तरफ लेकर के आ जाएगा। तो परफेक्ट मोबिलिटी का मीनिंग ये होगा कि जो एक के साथ में सेट हो गया वो दूसरे के साथ में जाएगा, इसकी थोड़ी सी श्योरिटी कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो यहां पर जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल नहीं होते। और इसका 8th पॉइंट है डाउनवर्ड स्लोपिंग। 8 पॉइंट होता है इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का मीनिंग होगा कि इसका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट तो हम पढ़ ही चुके हैं। क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट के अंदर? ये हमारी प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, तो ये ज्यादा प्राइस पर कम क्वांटिटी डिमांडेड, कम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये क्या होगा, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। वैसे हम अभी इस डिमांड कर्व के बारे में और इन डिटेल अल्टीमेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे जो फीचर्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, ये आपको क्लियर होंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मैंने क्या कहा, नाम से तो मोनोपोली के
क्लोज लगता है, लेकिन इसके मेजॉरिटी फीचर्स जो होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन जैसे होते हैं। जैसे अगर आप बात करें, ये फीचर जो है ये परफेक्ट कंपटीशन का है, ये परफेक्ट कंपटीशन का नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर कंपटीशन है, नॉन प्राइस है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है। और जो है इस तो ये मेजॉरिटी जो फीचर्स हैं ये क्या होंगे, अपने परफेक्ट कंपटीशन जैसे होते हैं। अब जब परफेक्ट कंपटीशन जैसे होंगे तो इसलिए इसको हमने क्या करा, परफेक्ट कंपटीशन के क्लोज ये एक्चुअली चलता है, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। अब हम बात करेंगे इसके डिमांड कर्व। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व इनवर्सली स्लोप्ड होता है, इनवर्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग के अंदर, अच्छा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर मार्केट के अंदर अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, तो यहां पर परफेक्टली ये क्या होगा, हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगी। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी। और अगर फ्रीडम नहीं है, थोड़ा बहुत इस पे पार्शियल रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाए, तो यहां पर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। अच्छा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कब होती है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज, परसेंटेज चेंज जो है वो प्राइस के परसेंटेज चेंज से ज्यादा होता है। आपको फॉर्मूला पता है, ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर उल्टा हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन Q इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन P, तो ये कहलाती है हमारी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। इनवर्सली स्लोप्ड है, तो अगर हम इलास्टिक डिमांड के बारे में बात करें, लेट्स सपोज दिस इज आवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन O X एंड Y, हियर क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, इधर हो जाएगा हमारा प्राइस। तो अगर मान लीजिए हमारी कम प्राइस के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड थी, ठीक है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, फाइन। तो परफेक्टली इलास्टिक इसका मतलब ये होगा कि मैं अगर थोड़ी सी भी प्राइस चेंज करूंगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो ज्यादा चेंज हो जाएगी। अब देखिए, प्राइस तो सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा प्रोपोर्शन बढ़ा, और क्वांटिटी डिमांडेड का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, तो हमारा ये इलास्टिसिटी अपना डिमांड कर्व अल्टीमेटली बनेगा, जो अपने आप में क्या होगा, ज्यादा फ्लैटर होगा। और कब होता है फ्लैटर, जब हमारी इलास्टिक डिमांड परफेक्टली, जो हमारी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड अल्टीमेटली होती है। तो फाइन, तो ये इस केस में जब इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है और ऐसा बनेगा। और इन इलास्टिक डिमांड के अंदर लेट्स सपोज ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर प्राइस आएगा, इधर क्वांटिटी डिमांडेड आएगा। लेट्स सपोज हमारी पी प्राइस के ऊपर हमारी ये क्यू क्वांटिटी डिमांडेड थी और हमने प्राइस ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी अल्टीमेटली बहुत ही कम हुई, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है। तो उस कंडीशन में ये भी हमारा ईडी बनेगा। अब देखिए, प्राइस हमारी बहुत ज्यादा चेंज हो गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कंपैरेटिवली कम चेंज हुई, क्योंकि ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड थी। तो ये हमारा जो होगा कंपैरेटिवली ज्यादा स्टीपर होगा। इसमें ईडी इज लेसर देन 1 होता है और ईडी यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होता है। एनीवे, आप चाहे फ्लैटर पर जाएं, स्टीपर पर जाएं, रिलेटिवली इलास्टिक बोले, रिलेटिवली इनइलास्टिक बोले, घूम फिर करके जो डिमांड कर्व है वो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली स्लोप्ड डिमांड कर्व ही अल्टीमेटली बनेगा। फाइन। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हम इसका प्राइस डिटर्मिनेशन को कवर नहीं कर रहे, क्योंकि +2 के सिलेबस के अंदर इसका प्राइस डिटर्मिनेशन एक्चुअली नहीं है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कभी इसके आगे के कोई लेक्चर होगा जो हायर क्लासेस के लिए बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एनीवे, तो ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व था। आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जब चाहे आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकंड। थैंक यू।